नया महीना, मई का, महीने का दूसरा दिन, तो हमने सोचा क्यों ना आपको आज दो किस्से सुनाए जाएं। पहले हिस्से में जानेंगे ओसामा बिन लादेन की मौत का किस्सा, लेकिन वो नहीं जो प्रचलित है। पाकिस्तान में हुए अमेरिकी ऑपरेशन में लादेन मारा गया था, लेकिन क्या उस रोज वही सब कुछ हुआ था जो हमें बताया जाता है? जानेंगे आज के एपिसोड में। दूसरा किस्सा है एक जेल का, समंदर के बीच एक आइलैंड पर बनी अभेद्य जेल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता था। फिर एक रोज 3 कैदियों ने सोचा कि चलो ट्राई किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 2011 की बात है, 2 मई की तारीख। पूरी दुनिया को अचानक पता चला कि इतिहास का सबसे मशहूर आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा गया है। हल्ला होना लाजमी था। कैसे, क्या, सब इसकी पूरी कहानी छपी, इंटरव्यू लिए गए, हॉलीवुड ने फिल्में तक बना डाली। पूरी दुनिया इस कहानी को जान चुकी थी। पाकिस्तान की खूब ट्रोलिंग हुई। अमेरिका ओसामा को उसकी नाक के नीचे उड़ा गया था और उन्हें खबर भी नहीं लगी थी। शर्म की बात थी और पाकिस्तान के आला अधिकारी मान भी रहे थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन क्या ये पूरा सच था? एक आदमी था जिसे इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, सिमोर हर्ष। हर्ष का कहना था कि ये पूरी कहानी गढ़ी हुई थी। ओसामा को 11 साल से ट्रैक किया जा रहा था। पाकिस्तान को बिना खबर लगे नेवी सील्स के 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद में उतरे और 40 मिनट बाद लादेन की डेड बॉडी को लेकर वापस चले गए। सिमोर हर्ष के लिए ये सब झूठ था। दुनिया में तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, इसलिए सिमोर हर्ष की इस बात को अगर आप किसी सिरफिरे का बड़बोलापन समझ ले तो कुछ हैरानी नहीं होगी। लेकिन उनकी बात खारिज करने से पहले ये जान लीजिए कि सिमोर हर्ष है कौन। सिमोर पेशे से एक खोजी पत्रकार हैं। उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा निहत्थे लोगों के नरसंहार का पर्दाफाश किया था, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। 2004 में उन्होंने इराक में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कैदियों के उत्पीड़न का भी खुलासा किया था। इसके अलावा उनकी खोजी पत्रकारिता के ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके लिए उन्हें दर्जन से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। अब जानिए हर्ष ने लादेन की मौत पर क्या खुलासा किया। 2015 में लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में उनका एक लेख छपा। इसमें सिमोर बताते हैं कि अमेरिकी प्रशासन के उनके सूत्रों ने बताया पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अशफाक परवेज कयानी और आईएसआई के तत्कालीन हेड अहमद शुजा पाशा को इस ऑपरेशन की पूरी खबर थी। इस मसले पर उन्होंने पाकिस्तान में आईएसआई के पूर्व हेड असद दुरानी से भी बात की। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उनके सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में आर्मी के उच्च पदों पर बैठे लोगों को लादेन की पूरी खबर थी। सवाल ये कि फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को रोका क्यों नहीं या कोई विरोध क्यों नहीं किया, खासकर तब जब लादेन का पाकिस्तान में पकड़ा जाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात होने वाली थी। सिमोर बताते हैं कि प्लान कुछ और था, लेकिन आखिर में अमेरिका ने गच्चा दे दिया। लादेन को 2006 से आईएसआई की शरण मिली हुई थी और उसके लिए सऊदी अरब से खर्च भी मिलता था। आधिकारिक नैरेटिव के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लंबे समय से एक आतंकी पर नजर रखी हुई थी। ये आधिकारिक कहानी है, वो कहानी है जो हमें बताई गई। तो वो आतंकी उन्हें एबटाबाद वाले उस मकान तक ले गया, उस बंगले तक ले गया जहां लादेन रह रहा था। इसके बाद CIA ने एक फर्जी वैक्सीन प्रोग्राम के बहाने कुछ लोगों को उस घर में भेजा और वहां रहने वाले लोगों का DNA इकट्ठा किया। इसके बाद सैटेलाइट से उस घर पर नजर रखी जाने लगी। जब काफी कुछ पक्का हो गया कि वहां लादेन हो सकता है, तब जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हर्ष बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ISI को लादेन की पूरी खबर थी, लेकिन अमेरिका को नहीं। खोजी पत्रकार एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट लार्क अपनी किताब स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ रॉ एंड ISI में बताते हैं कि 9/11 हमले के बाद ISI और अमेरिका के बीच एक डील हुई थी, जिसमें हर आतंकी को पकड़ने का मोटा पैसा मिलता था। 2003 में 9/11 के असली मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को ISI ने ही पकड़वाया था, लेकिन इन गिरफ्तारियों के चलते पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का एक धड़ा ISI के खिलाफ बगावत करने पर उतरने लगा था। जनता भी अमेरिका की मदद की हिमायती नहीं थी, इसलिए ISI ने तय किया कि सही वक्त पर वो लादेन को अमेरिका को सौंपेगी, लेकिन अपनी शर्त पर। 2010 तक लादेन आराम से ISI की शह पर दिन गुजार रहा था, लेकिन फिर एक रोज ISI का एक सीनियर अधिकारी खुद लालच में आ गया। लादेन के सिर पर अमेरिका ने 196 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इनाम के चक्कर में इस अधिकारी ने इस्लामाबाद के CIA स्टेशन के चीफ
जोनाथन बैंक से मुलाकात की और उन्हें लादेन का ठिकाना बता दिया। 2014 में एक पाकिस्तानी अखबार ने दावा किया था कि इस अधिकारी का नाम था ब्रिगेडियर उस्मान खान, जिनकी 2014 में मौत हो गई थी। आईएसआई को लादेन की पूरी खबर थी। ये दावा कुछ और लोगों ने भी किया था। मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार गॉल ने एक खबर में दावा किया था कि लादेन आईएसआई के संरक्षण में रह रहा था। एक और अमेरिकी संस्थान एनबीसी न्यूज़ ने भी खबर की थी कि एक आईएसआई अफसर ने ही सीआईए को लादेन की खबर दी थी। सिमोर लिखते हैं कि इस खबर के लगने के बाद सीआईए ने अपनी एंड से पक्का किया कि यह जानकारी सही है। इसके बाद उन्होंने आईएसआई से बात की। शुरुआती इनकार के बाद आईएसआई ने भी मान लिया कि लादेन उनके संरक्षण में है। अब बारी थी ऑपरेशन की। आईएसआई को सऊदी से मोटा पैसा मिल रहा था, इसलिए वो उसकी हत्या के पक्षधर नहीं थे। दूसरा, उन्हें अपनी जनता से भी इस बात का भारी विरोध सहना पड़ता। लेकिन फिर आर्थिक और रक्षा मदद की एवज में आईएसआई तैयार हो गई। हालांकि अभी भी आईएसआई ये नहीं चाहती थी कि इस मामले में किसी तरह उनका नाम आए। तय हुआ कि इमारत से आईएसआई की सुरक्षा हटा ली जाएगी और नेवी सील्स की टीम अपने काम को अंजाम देगी। इसके बाद इमारत में एक मिसाइल दागी जाएगी और आधिकारिक नैरेटिव बनेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती पर हमला किया है। इस बहाने आईएसआई की जान बच जाएगी। एक और नैरेटिव तैयार हुआ था कि लादेन की लाश को लेकर सीआईए दावा करेगी कि वो उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से मिला। ऑपरेशन के रोज इत्तेफाक से नेवी सील्स का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये दोनों नैरेटिव फेल हो गए। अंत में अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने बिना पाकिस्तान को बताए एबटाबाद में एंट्री की और लादेन की लाश लेकर चले गए। 2012 में रिलीज की गई सरकारी जानकारी के अनुसार ओसामा की डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर समंदर में दफना दिया गया था। इससे पहले पूरे इस्लामिक तौर तरीके से उसके शरीर को नहलाकर कफन से ढका गया। अरबी भाषा के एक अनुवादक से प्रार्थना पढ़वाई गई और लादेन के शरीर को समंदर में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को महज चंद लोगों के सामने एक एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर पूरा किया गया था। समंदर में क्यों? इसके जवाब में बताया गया कि चूंकि सऊदी अरब ने लादेन को अपनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए समंदर ही आखिरी ऑप्शन बचा था। इसका एक कारण यह भी था कि कब्र मौजूद होने पर वो आतंकियों के लिए तीर्थ स्थल बन जाती। बहरहाल सच जो भी हो, लादेन के मामले में कई लोगों का हमेशा से मानना है कि आईएसआई को उसके बारे में पता न हो ये लगभग नामुमकिन है। और अमेरिका की ईमानदारी से तो दुनिया 2001 से वाकिफ है, जब उसने सामूहिक विनाश के हथियारों का झूठ बोलकर इराक पर हमला बोल दिया था। बहरहाल हम इस प्रसंग को यहीं रोकते हुए चलते हैं दूसरे किस्से पर। साल 1962 की बात है। अमेरिका की एक जेल में सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। इस दौरान जेलर ने देखा कि एक कैदी सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर से डंडा मारा। पता चला कि वहां सिर था ही नहीं, एक पुतला था। ऐसे ही पुतले दो और लोगों के थे, वो भी जेल की अपनी सेल से गायब थे। ये सब एक ऐसी जेल में हो रहा था जिसे दुनिया की सबसे अभेद्य जेल माना जाता था। जेल का नाम था अल्कट्राज। सैन फ्रांसिस्को राज्य के एक आइलैंड पर बनी इस जेल को दुनिया की सबसे भयानक जेल कहते थे। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते थे। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे हेलकट्राज का नाम दिया हुआ था, यानी नर्क जैसी जेल। नर्क की ही तरह जो एक बार इस जेल में आ गया बाहर नहीं निकल सकता था। जेल एक चट्टान पर बनी हुई थी जिसके चारों तरफ बस अथाह समंदर था, इसलिए कोई भागने की सोच भी नहीं सकता था। 31 बार कोशिशें हुई थी लेकिन सब की सब नाकाम रही। फिर आया साल 1960। जेल में एक कैदी लाया गया, नाम था फ्रैंक मॉरिस। जल्द ही मॉरिस ने 3 और कैदियों से दोस्ती कर ली। इनके नाम थे जॉन एंगलिन, क्लेरेंस एंगलिन और एलन वेस्ट। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चारों के सेल एकदम अगल बगल थे। दिसंबर 1961 में इन चारों के बीच एक योजना बनी, जेल से भागने की योजना। लेकिन ऐसा हो कैसे? फिर एक रोज मॉरिस ने काम करते हुए देखा कि जेल की छत पर बने वेंटिलेशन में बस एक जाली लगी हुई है जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि रात में अपनी सेल से निकलकर चारों लोग उस वेंटिलेशन रैक तक जा पहुँचे जो जेल के एक दूसरे सेक्शन में था। अगर जेल की सलाखों को काट भी लेते तो भी बाहर पहरेदार रात भर खड़े रहते थे। ऐसे में मॉरिस ने एक दूसरा तरीका खोजा। उसने देखा कि उसकी सेल के पीछे दीवार के नीचे एक सिंक बना हुआ है।
उन सब ने किचन से चाकू कांटे इकट्ठा करके उन्हें खोदना शुरू किया, उस सिंक को खोदना शुरू किया। लगभग 6 महीने की मेहनत से एक बड़ा सा छेद तैयार हो गया। ये सारा काम उन्होंने तब किया जब रात को जेल में संगीत बजता था। दीवार में होने वाला सुराग पीछे एक गैलरी में निकलता था। यहाँ से ऊपर चढ़कर वो जेल के ऊपरी माले तक पहुँच सकते थे और वहाँ से वेंटिलेशन तक पहुँचना आसान था। लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू होनी थी। जेल से निकलकर उन्हें समंदर पार करना था और इस काम के लिए ज़रूरत थी नाव की। चारों कैदियों ने मिलकर इसका भी हल निकाला। भागने से कुछ महीने पहले उन्होंने गैलरी के ऊपर एक खाली जगह में अपनी वर्कशॉप बनाई और वहाँ रेनकोट की मदद से नाव बनाने लगे। इस काम में उनकी मदद की पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन ने। किस्मत से इसमें उन्हें नाव बनाने का तरीका मिल गया और जेल में मौजूद औजारों और रेनकोट्स की मदद से उन्होंने एक नाव तैयार भी कर ली। सारी तैयारी के बावजूद एक चीज और मायने रखती थी। जरूरी था कि किसी को उनके गायब होने का पता न चले ताकि उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। इसके लिए उन्होंने साबुन और टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट की मदद से नकली सिर बनाए और उन्हें रंग दिया। उन्होंने अपनी नकली सिरों को गद्दे और तकिए के ऊपर इस तरह रख दिया कि देखने वालों को लगे कोई इंसान सोया हुआ है। फिर एक रात मौका मिलते ही वो सब दीवार में बने छेद से बाहर निकल गए, सिवाय एक के, एलन वेस्ट। बेचारे ने दीवार को टूटने से बचाने के लिए छेद के आसपास जो सीमेंट लगाया था वो सख्त हो गया था। उसे हटाने में बहुत समय ज़ाया हुआ और वो वक्त पर वेंटिलेशन तक नहीं पहुंच पाया और उसके 3 साथी उसके बिना ही फरार हो गए। वेस्ट चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और सो गया। बाकी 3 लोग वेंटिलेशन के सहारे जेल से बाहर निकले। वहां उन्होंने रबर से बनी अपनी नाव में हवा भरी। इसके लिए हारमोनियम की तरह काम करने वाले एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया जो दबाए जाने पर हवा छोड़ता था। रात 10 बजे तीनों अपनी नाव में चढ़े और खुले समंदर में आगे बढ़ गए। उस पल के बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब जेल अधिकारियों को उनके भागने का पता चला, तुरंत एक तलाश अभियान शुरू कर दिया गया। कई दिनों चले इस अभियान के बाद FBI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कहा कि ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि तीनों समंदर की तेज लहरों में डूब गए होंगे। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद के सालों में कई लोगों ने इस केस की तहकीकात करने की कोशिश की। साल 2011 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें दावा किया गया कि 1962 में पास के एक आइलैंड पर एक नाव पाई गई थी जिसमें से लोगों के उतरने के निशान देखे गए थे। ये दावा अकेला नहीं है। सालों तक कई लोगों ने पुलिस को फोन कर करके दावा किया कि उन्होंने भागे हुए कैदियों में से किसी को देखा है। जॉन और क्लेरेंस एंगलिन के भाई रॉबर्ट ने अपनी मौत से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि जेल से भागने के कई साल बाद तक उसके भाई उसके संपर्क में रहे। वो अपने पिता की मौत पर भी मिलने आए थे। ऐसी ही कहानियां फ्रैंक मॉरिस को लेकर भी चलती हैं। अंत में किस्से को इस बात से खत्म करते हैं कि साल 2023 में जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, केस बंद नहीं हुआ है। पुलिस आज भी तीनों कैदियों को खोज में है। जहां तक अल्कट्राज जेल की बात है, उसे 1963 में बंद कर दिया गया और एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया गया। और अंत में जाते जाते वही महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो गई है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हमारे साथी कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक में वो घूम घूम कर सारे प्रदेश का हाल जान रहे हैं और आपके लिए चुनावी कवरेज समग्रता से ला रहे हैं। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखते रहिएगा द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। नमस्कार।